नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करने जा रही हूँ हिंदी और उर्दू की जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी दूसरा ताजमहल। हवाई जहाज में बैठी नैना किसी परिंदे की तरह सहमी और निराश थी, जिसको उड़ान भरते हुए बीच में ही बहेलिये ने झपट लिया था। नियति का यह खेल उसकी समझ में नहीं आया। दिल्ली पहुंचकर वह हवाई जहाज की सीट पर बेहिस सी बैठी रही। भीड़ छटने पर एयर होस्टेस ने उसकी हालत देखी और पास आकर बोली, मैम, आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। बड़ी देर तक वह कुर्सी पर बैठी खाली नज़रों से मुसाफिरों को बाहर निकलते देखती रही। उसके दिमाग से सब कुछ पुछ सा गया था। कौन सा घर, कौन सा शहर और कौन सा पता जहाँ उसको जाना था। एयर होस्टेस ने उसकी अटैची निकाली। वह उठी, सीढ़ियाँ उतरी और इमारत में दाखिल हुई। प्रीपेड टैक्सी काउंटर पर वह बड़ी देर तक चुप रही। फिर बड़ी मुश्किल से उसने सड़क का नाम बताया। टैक्सी पर बैठी तो लगा सर के अंदर झंझनाहट सी है। घर का नंबर याद ही नहीं आया। टैक्सी बड़ी देर तक उस सड़क पर दाएं बाएं घूमती रही। फिर ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, मैम साहब, मुझे घर भी लौटना है। नैना की चेतना लौटी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसने पर्स से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और बड़ी कठिनता से पता पड़ा। घर पहुंचकर उसको अजीब घुटन का एहसास हो रहा था। सर में शदीद दर्द उठ रहा था। उसकी हालत देखकर नौकर परेशान थे। वह सर दोनों हाथों से पकड़े बेडरूम में जा बिस्तर पर लुढ़क गई। सारी रात नैना के दिमाग में फ़ोन की घंटी घनघनाती रही। उसी के साथ रोजी के शब्द तपकन बन उसके दिल को मसलते रहे। मुझे कभी कभी लगता है कि सर अपने सारे दुखों को नशे की हालत में तरतीब दे लेते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक जो उनकी अभिलाषा रही है मगर पूरे नहीं हो पाए। अनजाने में ही सही, मुझे उनका यह अंदाज बड़ा निर्मम लगा। आपको देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आपका विश्वास कहाँ पर टूटा है। प्लीज़ मैम, हो सके तो सर को भूल जाइए। एयरपोर्ट पर विदा देते हुए रोजी ने बहुत धीमे स्वर में कहा था। नैना को अच्छी तरह याद है कि वह जून का तपता महीना था जब उसकी मुलाकात रवि भूषण से हुई थी। शादी की उस पार्टी में ढेरों मर्द औरतों का जमघट था। कुछ चेहरे जाने पहचाने थे, कुछ अजनबी थे। उन्हीं में से एक चेहरा रवि भूषण का था। कुमकुमों की रंगीन झालरों से सजे पेड़ के पास खड़ा हुआ बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था। धुएं से डूबा उसका चेहरा उसे और भी रहस्यमय बना रहा था। जब किसी के परिचय कराने पर उसने होठों में सिगरेट दबाकर परंपरागत अंदाज से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की तो नैना को हल्का सा झटका महसूस हुआ। वह हेलो या हाय की आशा कर रही थी, मगर उसने गौर से रवि भूषण को देखा। चेहरे पर खोयापन माहौल से लापरवाह उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने ही सिगरेट के धुएं से अधमुंधी हो रही थीं। उसने संवाद शुरू करना चाहा, मगर जाने क्यों रुक गई। वह भी खामोश खड़ा संपूर्ण वातावरण का जायजा लेता रहा। नैना को वह आदमी कुछ अलग सा लगा, बल्कि यूं कहा जाए कि उस आदमी के व्यक्तित्व से कोई और शख्स अंदर बाहर होता नजर आ रहा था। भीड़ के बावजूद नैना की नजरें कई बार रवि भूषण पर पड़ी। रवि भूषण से नैना की यह पहली मुलाकात बड़ी सरसरी सी थी, सो धुंधला गई। मगर चंद माह बाद जब लंच पर उससे दूसरी मुलाकात हुई तो वह गुमनाम चेहरा गर्द झाड़ कर साफ नजर आया। सिगरेट, धुआं, खोयापन और लापरवाह अंदाज। चूंकि यह बिजनेस लंच था, सो बाकायदा परिचय हुआ और कार्ड का आदान प्रदान भी। नैना ने तब जाना कि एक साथ दो व्यक्तित्व की झलकियां दिखाने वाला यह इंसान बम्बई शहर ही नहीं बल्कि देश का जाना माना वास्तुविद रवि भूषण है। तो उसने रवि से अपनी पहली मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया। रवि को वैसे भी कुछ याद नहीं था, वरना वह कह सकता था कि हम पहले मिल चुके हैं। इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर यह मीटिंग बम्बई के मशहूर उद्योगपति द्वारा बुलाई गई थी। उसके पोते का ऑफिस, जिसको रवि ने डिजाइन किया था, वह ईंट गारे की मदद से बनकर अब साकार रूप ले चुका था। उसकी सजावट को लेकर सलाह मशवरा चल रहा था। लंच के बाद कॉफी पीते हुए नैना को रवि भूषण बहुत हंसमुख व मिलनसार आदमी लगा, खासकर काम को लेकर। उसका नजरिया और राय जानकर महसूस हुआ कि इतनी शोहरत पाने के बावजूद आदमी काफी सुलझे स्वभाव का है। दम्भ या ओछापन उसमें नहीं है। नैना को दूसरे दिन दिल्ली लौटना था। वह लौट आई। सप्ताह भर बाद उसको रवि भूषण का फोन मिला, बस यूं ही हालचाल पूछने की नीयत से, और नैना को उसका बात करना बुरा नहीं लगा। 5 मिनट की यह बात अगले सप्ताह 10 मिनट में बदली तो नैना को कुछ अटपटा सा लगा। बात में वही दोहराव था।
औपचारिकता के अतिरिक्त कोई और स्वर की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह एक इंटीरियर डेकोरेटर जरूर थी, मगर रवि भूषण जैसे आर्किटेक्ट से वह क्या बात कर सकती थी। जब तीसरा चौथा फोन आया तो नैना सोच में पड़ गई कि आखिर बिना किसी योजना पर बात किए यह बार बार क्यों फ़ोन कर रहा है। फिर ख्याल गुजरा, शायद उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में मिला हो और उस सिलसिले में वह संवाद की भूमिका बना रहा हो। आखिर बम्बई शहर का मामला है, दो शहर के बीच दूरियां काफ़ी हैं, मगर एक प्रोफेशनल को तो साफ साफ बात करना ज़्यादा पसंद आता है। फिर इस बार का जवाब नैना के पास नहीं था। वह फ़ोन करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर वह देश का सम्मानित वास्तुविद था और बेहद शालीन स्वर में बातचीत करता था। स्वयं नैना सारे दिन अपने ऑफिस में नए नए लोगों से प्रोजेक्ट को लेकर मिलती थी। आखिर उसका काम ही ऐसा था। मगर बिना काम के फ़ोन का मौसम तो कब का बीत चुका है। वह स्कूल के दिन जब दोस्तों से बातें ही खत्म नहीं होती थी, उन दिनों के मुकाबले में आज कंप्यूटर का दौर है, जहां संवेदनाओं के लिए समय ही नहीं बचा है। वह अगस्त का उमस भरा महीना था जब रवि भूषण किसी मीटिंग के सिलसिले में उसके शहर आया था। पता नहीं क्यों नैना ने महसूस किया कि रवि भूषण काम का बहाना बना केवल उससे मिलने आया है। दिमाग के इस शक को यह कहकर उसने झटक दिया कि यह बेवकूफ़ी का ख्याल उसको टेलीफोन पर होती बातों के कारण आया है, वरना एक व्यस्त आदमी बिना कारण यात्रा नहीं करता है। मगर वह आंखें, उनकी भाषा क्या अलग सी इबारत की तरफ इशारा नहीं कर रही थीं। शाम की चाय पीकर जब रवि भूषण उसके बंगले से निकला तो पोर्टिको में आन खड़ी हुई। जाते जाते रवि भूषण ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो उसने हाथ उठाकर बाय कहा। फिर चौंक कर उसने अपने उठे हाथ के नर्म इशारे को ताका और नजर उठाकर जो रवि भूषण की तरफ देखा तो धक सी रह गई। उन आंखों में सम्मोहन था, गहरा आकर्षण। उसने हाथ नीचे किया और स्वयं से पूछा, कहीं यह तेरा भ्रम तो नहीं है नैना? एक रंग जो मौसम बदलने से पहले हवा में फैलने लगता है, कुछ वैसी ही कैफियत से नैना दो चार हुई। एक खुशी जैसे उसको कुछ मिल गया हो, मगर क्या। इसी उधेड़ बुन में वह तैरती उतरती प्लाजा की तरफ चल पड़ी, जिसकी सारी सजावट उसी को करनी थी। रास्ते के सारे पेड़ उसको चमकीली पत्तियों से सजे लगे और शाम ज्यादा गुलाबी, जिसमें धुंधलका सुरमई रंग की धारियां जहां तहां भर रहा था। घर लौटते हुए उसको सड़क की बत्तियां चिराग की तरह जलती लगी, जैसे छतों पर दिवाली की सजावट घरों को दूर तक रोशनी की लकीरों में बांट देती थी। आज उसका मूड बरसों बाद हल्का हुआ था। कोई कुंठा, कोई शिकायत, कोई कड़वापन या झुंझलाहट उसको आहत नहीं कर रही थी। वह हवा में तैरती हुई जब घर पहुंची तो नौकर ने बताया कि साहब को कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, जिसके कारण वे देर से लौटेंगे। सूचना सुनकर वह हमेशा की तरह आक्रोश से नहीं भरी, बल्कि उसने लापरवाही से कंधे झटके और गुनगुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। नहाने के बाद जब वह गाउन में लिपटी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तो अपना ही चेहरा इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। आंखों के नीचे हल्का कालापन, भवों के पास कई लकीरें, माथे पर सफ़ेद बालों का झांकना, आंखों में एक जिज्ञासा कि मैं कैसी लगती हूँ। उसको अपनी त्वचा मुलायम और चमकीली लगी। होठों पर जाने कहाँ से आई मुस्कान उसको अजनबी लग रही थी। थकान के बावजूद उसमें फुर्ती का एहसास था। खाना खाने के बाद जब वह पलंग पर लेटी तो उसे महसूस हुआ कि आज बरसों बाद उसके बदन को मुलायम बिस्तर मिला है। उसने आराम की सांस ली और आंखें बंद की तो सामने रवि भूषण का चेहरा तैर गया। बम्बई पहुंचते ही रवि ने नैना को फ़ोन किया कि वह भली प्रकार पहुंच गया। रात को जब दोबारा उसने फ़ोन किया तो नैना को पहली बार लगा कि उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिल में कुछ उथल पुथल सी हुई। फिर फ़ोन का यह सिलसिला 5 मिनट से आधा घंटा हो गया और हफ्ते की जगह रोज़ बातें होने लगी, जिसमें प्रोफेशनल बातें कम और आपसी बातें ज़्यादा होती। खाना खाया या नहीं, दिन कैसा गुजरा, मौसम कैसा है। नैना को फ़ोन का इंतज़ार 8 बजे से शुरू हो जाता, जबकि ठीक 10 बजे फ़ोन की घंटी बज उठती थी। इस बीच वह सारे काम निपटा लेती ताकि आराम से बातें कर सके। उसको अकेले घर में एक साथी मिल गया था जिससे वह दुख सुख की बात कर सकती थी। पिछले 5-6 वर्षों से नैना का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका चले गए थे। नरेंद्र जब से डायरेक्टर बना है तब से इतना व्यस्त होता जा रहा है कि नैना को गुस्सा आने लगा था कि ऐसा भी क्या पागलपन जो दिन रात अस्पताल में रहना। आखिर घर की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। सारे दिन की उड़ान के बाद परिंदे भी तो अपने घर घोंसले को लौटते हैं। पिछले 3 दिन से डॉक्टर नरेंद्र घर नहीं लौटे थे। कोई बेहद पेचीदा केस आ गया है। कई विदेशी प्रोफेसर मेडिकल क्षेत्र के भी रात दिन सर खपा रहे थे। नैना को स्थिति की गंभीरता का ज्ञान था, मगर हर दिन आपातकाल का वातावरण बना रहे
तो इंसान जिए कैसे अकेले घर में? कब तक टीवी देखे, मित्रों को फ़ोन करे और पार्टियों में शामिल हो? हर तरफ से उसको ऊब लगने लगी थी। थोड़ी बहुत खुशी उसको मिलती तो वह सिर्फ अपना ऑफिस था, जहाँ काम में उसका दिल बहल जाता था, या फिर बच्चों के ईमेल, संदेशों और फ़ोन पर उसकी आवाज़ें सुनकर वह खुश हो जाती थी। नरेंद्र इतना थके लौटते कि खाना खाकर सो जाते, और नैना जब फ़ोन पर बातें करके लेटती तो उसके दिमाग में यह प्रश्न फूलों से भरी क्यारी की तरह खिल उठता कि रवि भूषण उसका क्या लगता है, दोस्त या भाई। नैना अपनी सालगिरह के दिन बच्चों के बिना उदास थी। नरेंद्र भी विदेश गए हुए थे। उस रात फ़ोन पर रवि ने जब उसकी उदासी का कारण जानकर यह कह दिया कि वह नैना को खुश देखना चाहता है, इसके लिए वह अपने जीवन के बचे वर्ष उसको भेंट स्वरूप देता है, तो नैना भी भावुक होकर बोल उठी, क्या वह रवि को भाई कह सकती है? इस पर रवि ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, हरगिज नहीं, हमारा रिश्ता तो सखा का है। और यह सुन नैना विश्वास से भर उठी। सारी दुनिया उसे सुगंध से भरी महसूस हुई। आखिर हर रिश्ते से बड़ा रिश्ता दोस्त का होता है, जिसमें न कोई लालच, न बंधन, न जोर जबरदस्ती। जितनी लंबी पैंग लेना चाहो ले सकते हो। इस रात ने दोनों के वार्तालाप का अंदाज ही बदल डाला। बातों का सिलसिला सुबह 3 बजे तक चलता रहा और अनजाने में नई दिशा की तरफ मुड़ गया। नैना का छोटा भाई, जो 2 वर्ष पहले ही कार दुर्घटना में जीवित नहीं रहा था, उसके बहुत करीब था। दोनों में बचपन से दोस्ती थी। जब वह बनारस से दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आया तो नैना की खुशी का पूछना ही क्या था। कुछ दिन भाई बहन के साथ नरेंद्र घूमने गए, फिर बोर होकर अपने अस्पताल में गुम हो गए। नैना को उनकी कमी खलती न थी। उसका बचपना उसको दोबारा मिल गया था। भाई की शादी की सारी खरीदारी उसने दिल्ली से की थी, मगर होनी को कौन टाल सकता था। शादी के सप्ताह भर पहले ताल कटोरा के पास कार की टक्कर होने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर नरेंद्र कुछ न कर पाए। आखिर वो ईसा मसीह तो थे नहीं, जो मुर्दा बदन में भी जान फूंकते थे। नैना गहरी उदासी में डूब गई थी। उसी दुर्घटना के बाद बेटों का अमेरिका जाना हो गया। नैना को लगता कि वह इस दुनिया में तन्हा रह गई है। किसी को उससे बात करने, उसके साथ समय गुजारने की फुर्सत नहीं है। नरेंद्र से उसकी शादी पसंद की थी। दोनों ने शादी के पहले एक दूसरे को देखा परखा था, मगर जिंदगी तो हमेशा से समय से आगे निकल जाने वाली चीज है। नर की ठहरी हुई जन्मपत्री, जिसके सारे शब्द अनेक संकेतों से भरे होते हैं। अपने काम को परखते उसकी दौड़ में शामिल नरेंद्र भी पहले वाले इंसान नहीं रह गए थे। उनके जीवन मूल्य जड़ न रहकर तरलता में अपना समाधान ढूंढने लगे थे। बहुत सी बातें नैना को परेशान करती थीं। कई सवाल थे जो वह नरेंद्र से कहना चाहती थी, मगर उनके पास हर बात का जवाब खामोशी थी। नैना भी नरेंद्र से उखड़कर अपने ऑफिस से अधिक जुड़ने लगी, मगर यह एहसास समय के साथ बढ़ने लगा कि उसका पुराना घर कहीं खो गया है। नैना के दिल में छुपा नरेंद्र के खिलाफ भरा गुबार कभी कभी फोन पर निकल जाता। आखिर रवि ने एक दिन कह दिया कि क्यों सहती हो यह सब, चलिए आओ सब कुछ छोड़कर मेरे पास। सुनकर नैना चौंक पड़ी। पूछने वाली थी आखिर किस रिश्ते से, कुछ सोचकर रुक गई। पूरी रात रवि के इस बुलावे पर गौर करती रही। उसमें ध्वनित प्रेम के स्वरों को पकड़ने की कोशिश में स्वयं से सवाल करती, क्या रवि? और उसने अपने को टटोला। दिल की गहराई में कहीं रवि मौजूद था। उसने स्वयं चौंक कर पूछा, नैना, इस रिश्ते का यदि आरंभ अनजाने में हो गया है तो अंत क्या होगा? बहरहाल रवि से दोस्ती नैना के जीवन में एक नई उपलब्धि थी, जिसने नैना से उसका मोह बढ़ा दिया था। उसमें थकान की जगह खुशमिजाजी आ गई थी। पहनने ओढ़ने का दिल करता। सजने संवरने की इच्छा के चलते उसने क्रीम सेंट का ढेर लगा लिया, और हर रात रवि भूषण के बुलावे पर उसका मन बम्बई जाने को मचलने लगा। उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा। बातों की लय में दोस्ती का अनुराग मर्द औरत की चाहत में बदल चुका था। एक दिल नशीन कैफियत थी जिसमें नैना डूबती चली जा रही थी। उसके क्षेत्र की अन्य औरतें उसके चेहरे पर आई ताजगी देखकर जब कॉम्प्लीमेंट्स देती, तो स्वयं नैना को लगता कि उम्र के इस दौर में जब औरतें दुनियावी जिम्मेदारी से निबट धर्म की तरफ मुड़ने लगती हैं या फिर सूखी नदी में तब्दील होने लगती हैं, उस समय उसको ऊपर वाले ने कैसा वरदान दिया जो दिल दोबारा धड़का और जीवन में अनुराग ताजा कौपल की तरह फूटा। कभी नरेंद्र और नैना का जीवन एक सुखी जीवन था। वे दोनों अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में उन्मुक्त भाव से देते थे। दिमाग पर कोई बोझ न होता, न ही घर की जिम्मेदारियों से दिल परेशान रहता। अपनी कामयाबी को देखकर दोनों ने फैसला लिया था कि वे ऊंची शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेजेंगे। दोनों लड़के गजब के ज़हीन थे।
स्कॉलरशिप मिली और उमंग से भरे हुए अमेरिका पहुंचे। उनके जाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र की रुचि अपने काम में और बढ़ गई। तरक्की मिली तो व्यस्तता का बढ़ना लाजमी था। नरेंद्र का उलट नैना के साथ हुआ। उसका काम में दिल कम लगने लगा। मन भटका भटका सा लड़कों के ख्याल में डूबा रहता। घर सूना लगता, खाना पीना अच्छा न लगता। कुछ माह बाद वह संभल गई। शायद अस्पताल के नए प्रोजेक्ट ने उसका ध्यान बटा दिया, मगर एक उदासी जरूर हर दम उसके मन पर छाई रहती थी, जिसको रवि भूषण ने दूर कर दिया था। वह बम्बई जाने की तैयारी करने लगी। नरेंद्र को बम्बई जाना प्रोफेशनल टूर लगा। इसमें क्या खास बात थी? दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से दूर घर से बाहर जाते थे। सो नरेंद्र ने सुबह नैना को सेफ जर्नी कह बाय बाय किया और नैना ने हमेशा की तरह उसको कुछ हिदायतें दी और फिर वह पैकिंग में लग गई। नैना जब नए खरीदे कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसको लगा कि उम्र का साया अभी उसके चेहरे पर नहीं आया है। खुशी ने उसके चेहरे पर चमक ला दी है। इस ख्याल से उसकी उत्तेजना बढ़ी कि यदि रवि भूषण ने उसको रोका और अपने साथ रहने का आग्रह किया तो वह क्या फैसला लेगी। रवि भूषण तो साफ शब्दों में कह चुका है कि तुम बेकार में समय नष्ट कर रही हो। वहाँ तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यहाँ मैं हूँ, आओ ना। मैं फ़ोन रखता हूँ, तब तक तुम फैसला लो। मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। उसकी इस तरह की बातें छोटी छोटी शिकायतों के जख्म ताज़ा कर देती और उसको महसूस होता कि उसने अपनी ज़िंदगी जी ही कहाँ। कभी बच्चे, कभी पति, कभी ससुराल वाले। अब मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। रवि भूषण वास्तुविद हैं जो इमारत बनने से पहले उसका नक्शा खींच मॉडल के रूप में पूरी इमारत सामने लाने की क्षमता रखता है। वह जिंदगी का नक्शा भी बड़ा मजबूत बनाएगा, जिसमें वो अपनी महबूबा के लिए ताजमहल न सही एक छोटा सा घर तो बना सकता है, जिसको वो अपनी मर्जी से सजा सकती है। नैना ने पूरे विश्वास से होठों पर लिपस्टिक लगाई और गहरी नज़रों से अपने सरापे को ताका। उड़ान का समय हो गया था। दिल्ली से बम्बई उड़ान बहुत कम समय की थी। नैना का मन तेजी से धड़क रहा था। 2 मुलाकातों के बाद घटनाएं संवेदना के स्तर पर जिस तरह घटी थीं, सारी मौखिक थीं, मगर जिसमें जादू था जो नैना के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। कल रात रवि भूषण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसको पता चला कि नैना ने बम्बई आना तय कर लिया है। उसके स्वर में जो धड़कन थी, उसने नैना को विश्वास दिलाया कि जीवन का अंतिम पहर जैसे रवि भूषण के साथ गुजरने वाला है, वही मेरा अंत होगा। धीरे से नैना ने कहा और बैग उठा हवाई जहाज की सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसको डर था कि रवि को देखकर वह इतनी भावुक न हो उठे कि वहीं हवाई अड्डे पर उससे लिपट जाए, या फिर रवि वहीं सबके सामने उसका चुम्बन न ले ले। नैना किसी किशोरी की तरह शर्माई शर्माई सी थी। प्यार किसी भी उम्र में हो, उसका अपना तर्क होता है जो उम्र, जात पात, धर्म, भाषा की सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति अपने में रखता है। नैना की बेकरार आंखें भीड़ में रवि भूषण को ढूंढ रही थीं। जब वह बाहर निकली तो रवि धुएं में घिरा अपनी तरफ उसको आता दिखा। वह व्याकुलता से आगे बढ़ी, मगर रवि भूषण का ठहरा हुआ चेहरा देखकर ठिठक गई। वहां पर एहसास की कोई लकीर न थी, बस औपचारिकतापूर्ण मुस्कान। एक ठंडा सहज अंदाज नैना को परेशान कर गया। सुस्त कदमों से चलकर वह कार में बैठ गई जिसको स्वयं रवि भूषण चला रहा था। नैना के दिल में कुछ टूटा, मन भटक कर कहीं दूर चला गया। दिमाग रवि के गंभीर चेहरे को देखकर बार बार प्रश्न करने लगा, क्या यह वही आदमी है जो रात के आखिरी पहर और कभी भोर तक बड़ी ललक से बातें करता है और दिलो दिमाग को उमंगों से भर देता है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत चुप चुप हैं। दरअसल दिन को काम में उलझा रहता हूँ, सो बात करने का मन नहीं होता। रवि की हल्की हंसी और जवाब ने नैना को संभाल लिया। उसके अंदर बुझी खुशी फिर जिंदा हो गई और वह चहकने लगी। बातों में पता नहीं चला कि वह होटल पहुंच गए। ऊपर समंदर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा रवि सिगरेट पीता रहा और वह बातें। फिर रवि ने लंबी गहरी सांस लेकर खाली चाय की प्याली रखते हुए कहा, मुझे आज बम्बई से निकलना होगा। अहमदाबाद में होटल बन रहा है, वहाँ कुछ दिक्कत पेश आई है। बहुत अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई। शाम की एक उड़ान दिल्ली के लिए है, अगर दिल चाहे तो रुको, मैं 2-3 दिन में लौटता हूँ। नैना सकपका सी गई, कोई उत्तर नहीं सूझा। दिल पर घूंसा सा लगा, मगर जल्द संभल गई। गहरी नज़रों से उसने रवि को देखा। आंखों में छाया सूनापन था। उसने दिल को तसल्ली दी कि वे दोनों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ फर्ज का नंबर पहले आता है। उसने शाम की उड़ान से लौटना तय कर लिया। रवि ने उसको बाजार छोड़ा ताकि वह कुछ शॉपिंग करना चाहे तो कर ले। फिर वह 2 घंटे बाद जरूरी काम निपटा कर लौटता है और लंच पर साथ रहेगा।
इस बीच वह टिकट भी बदलवाने की कोशिश करता है। नैना को सब कुछ अटपटा लगा। फिर यह सोचकर चुप हो गई कि यह दो शहर की अपनी संस्कृति का प्रश्न भी है। बम्बई प्रोफेशनल सिटी है, दिल्ली पॉलिटिकल, जहाँ कभी भी प्रोग्राम बदला जा सकता है। लंच पर रवि थोड़ा खुला, अपने काम के बारे में बताया कि वास्तविक कला उसका ईमान है। उसे शब्दों से ज़्यादा लकीरों पर विश्वास है, जिनसे वह घरों का खाका खींचता है और लोगों को छत मुहैया करवाता है। नैना ने रवि के लिए एक शर्ट खरीदी थी जो उसने थैंक्स के साथ ले ली और नैना को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए उठा। जब वह बाय करके चलने लगा तो उसकी आंखों में एक नरमी सी उभरी। यह संदेश नैना को संतोष दे गया। उसे याद आया कि रवि ने कहा था कि मिलना, रहना और जीना क्या होता है, इसको समय से नहीं आंका जा सकता। कभी कभी पल भर की मुलाकात पूरी जिंदगी पर भारी होती है। नैना को लगा आखिर रवि भी तो उससे मिलने चंद घंटों के लिए ही तो आया था, और वह भी 2-4 दिन की जगह एक दोपहर एक साथ गुजार कर जी रही है। और इसमें बुरा क्या है? आखिर रवि वास्तविद है, उसका काम नक्शा बनाना है। अपने नक्शे को साकार रूप में देखने के लिए संयम धैर्य की आवश्यकता होती ही है। बता तो रहा था कि उसके कई प्रोजेक्ट कई कई वर्षों तक चले हैं। फिर मुझे इतनी व्याकुलता दिखाने की ज़रूरत नहीं, न ही उसके बर्ताव में अतिरिक्त कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। एक नई तरंग के साथ नैना दिल्ली लौट आई। नौकर जो 2-3 दिन के आराम का प्रोग्राम बनाए बैठे थे वे हड़बड़ा गए। ठीक 10 बजे फ़ोन की घंटी घनघना उठी। अहमदाबाद से रवि का फ़ोन था। नैना हाथ में पकड़ा कौर प्लेट में रख बेडरूम में आ गई और बिस्तर पर लेटकर बातों में डूब गई। फ़ोन रखते हुए उसको चुम्बन मिला। नैना के चेहरे पर एक साथ कई चांद चमक उठे। उसने आंखें बंद कर लीं। सामने एक भरपूर जिंदगी का नक्शा था, जहाँ वह होगी और रवि भूषण। उसने हंसकर आंखें खोलीं और अपने से कहा, नैना जरा धैर्य से काम लो। माना कि तुम्हारा काम सूने कमरों को सजाना है, मगर इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है? जिंदगी से भरपूर शरबत का गिलास तुम्हारे हाथ में है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पियो, एक एक घूंट कर, ताकि तरावट तुम्हारे वजूद में इस तरह फैले जैसे सूखी धरती पर पानी धीरे धीरे उसकी खुश्की को जज्ब करता है। नैना ने रात को एक सपना देखा। एक खूबसूरत घर है जिसके सामने घास का मैदान है, जिसके चारों तरफ फूलों से भरी क्यारियां हैं। एक बड़े साएदार दरख्त के नीचे रवि उसके साथ बैठा है। सामने बड़ी मेज पर एक नक्शा फैला है जिसको दिखाते हुए रवि कह रहे हैं, नैना, जापान में मेरे इस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया गया है। उम्मीद है इस जाड़े में इसकी शुरुआत में कर दूं। तुम साथ रहोगी? देखना मेरी लकीरों का कमाल। वह इस तरह बोलेगी कि उनके सामने शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। नहीं रवि, जाड़े में नहीं, हम बसंत में जाएंगे, जब हर तरफ फूलों की मालाएं लिए पेड़ हमारा स्वागत करेंगे। चमकीला सूरज नीचे आसमान पर चमकेगा, तब हिरोशिमा घूमने में मजा आएगा। वह शहर बमबारी के बाद दोबारा बसा है, जैसे हमारी यह जिंदगी, जो बिना बमबारी हमको सागर मंथन के द्वारा मिली है। नैना हंसती है। उसकी बात सुन रवि भूषण ने जोर से ठहाका कहा लगाया और गहरी सम्मोहन भरी नजरों से नैना को ताका और सिगरेट मुंह में दबा लाइटर को जलाया। लपकते शोले ने सिगरेट को लाल बिंदी में बदल दिया। धुएं के छल्लों से घिरी नैना के कान सुनते हैं, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली नैना? मैं इस तरह न भटकता। मैं इस भटकाव में जिंदगी की जुस्तजू को छोड़ नहीं पाया हूँ। तो भी नैना, तुम मुझे कभी छोड़ना मत। चलना क्षितिज के अंतिम छोर तक मेरे साथ। रात का सपना नैना के दिमाग पर छाया रहा। दिल ने कहा कि रवि, मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं। तुम मेरी श्वासों में बस गए हो, मेरे वजूद में समा चुके हो। तुमसे अलग होने का मतलब है कि अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट देना। नहीं नहीं रवि, मैं अब तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। जैसे मीरा कृष्णमय हो गई थी, मैं रविमय हो गई हूँ। मेरी तपस्या हो तुम, मेरी निष्ठा हो तुम, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो तुम। कई दिनों से रवि भूषण को जुमले रात दिन नैना के कानों में गूंजते थे। उस पर हर पल नशा दर नशा चढ़ाते हुए। काम करते करते वह ठहर जाती, बात करते करते खामोश हो जाती। नैना, तुम कैसे उस माहौल में जी लेती हो? आओ, मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस रवि भूषण को देखो, यह तुम्हारा है नैना, सिर्फ तुम्हारा है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को मिटा दूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम फिर से खिल उठोगी, एक तरोताजा गुलाब की तरह महकी महकी सी। रात के लंबे पहर तक टेलीफोन व्यस्त रहने से बाकी की कॉल रुकी रहती। कई बार नरेंद्र को सुनने को मिला कि मरीज की हालत खराब थी। घर फोन किया मगर बात न हो पाई।
बेटों का भी ईमेल मिला तो इसमें भी वही जिक्र, जिसको पढ़कर नरेंद्र को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। आखिर नैना फ़ोन पर अपने क्लाइंट से ही तो बात करती होगी, फिर मेरा तो सेल ऑन रहता ही है। मगर उस दिन न जाने क्यों नरेंद्र पर क्रोध का दौरा पड़ गया। जब कानपुर से कॉल था, मरीज के रिश्तेदार फ़ोन मिलाते मिलाते थक गए थे। सुबह जब फ़ोन मिला तब तक मरीज बिना दवा की गोली खाए चल बसा। यह दवा उसकी जान बचा सकती थी। अगर समय पर मिल गई होती तो वह होश खोकर नैना पर भी जी भर के बिगड़ा। यह मरीज उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि था। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मेडिकल क्षेत्र में उसके काम को सराहा गया था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी थीं। बीबीसी ने उसकी एक विशेष भेंट वार्ता प्रसारित की थी। उस कामयाबी का यह अंजाम। नैना को नरेंद्र की यह बातें बेहद बुरी लगीं। उसके पास तर्क था कि पूरी अस्पताल में कितने फ़ोन होंगे। उसका अपना सेलुलर था। क्या सारा मेडिकल विभाग एक ही फ़ोन पर टिका है? इस बात को जानकर नैना बुरी तरह भड़क उठी। जब नरेंद्र ने बताया कि उसने थकान के कारण सेल बंद कर दिया था ताकि पूरी नींद सो सके। दूसरे दिन उसको कहीं लेक्चर देने जाना था। नैना को लगा कि सारी जिंदगी नरेंद्र ने अपनी हर लापरवाही का इल्जाम नैना पर थोपा है। उसकी हर गलती को नैना ने हंस कर टाला, मगर कब तक? वह भी इंसान है, उसको भी प्यार चाहिए, तारीफ चाहिए, धन्यवाद वाले शब्द, ताकि वह भी जी सके। मगर पूरी जिंदगी वह इस घर की सलीब पर टंगी हर तरफ से ताने सुनती रही है। जिसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई उसी ने शिकायत दर्ज कर दी, मगर कभी यही नहीं सोचा कि उसकी ज़रूरत क्या है। उसके मन में कौन सी नाकाम इच्छाएं मचलती रहती हैं। रवि ठीक ही कहता है कि मैं यहाँ क्यों टिकी हुई हूँ। नैना उस रात बहुत दुखी थी। उसने अपने मन का दुख रवि के सामने नहीं खोला। जब वह कह ही चुका है कि तुम आओ, ये चैम्बर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैं इतनी रात गए तक यहाँ रुकता हूँ ताकि बात कर सकूँ। वरना यह सब सोचकर नैना खामोश रही कि फैसला जब उसी को लेना है तो फिर शिकवा क्या। सो रवि भूषण की जादुई आवाज़ में खोई रही, जो कह रहा था, नैना, मैंने कितने घर बनाए मगर दुखी होता हूँ जब उनमें लोगों को खुशी के साथ रहते नहीं देखता हूँ। क्या वे नहीं जानते कि नर नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं? फिर काहे की लड़ाई? जो संबंध शाश्वत हैं उसमें एक दूसरे को ध्वस्त करने की बेजा हट क्यों? इन सारी गैर जरूरी अनकही बातों का जवाब कौन देगा? शताब्दियां गुजर गई हैं, मगर यह जो समस्या नर नारी के बीच आन खड़ी हुई है वह आज की तारीख तक सुलझ नहीं पाई है। आखिर क्यों? क्या कर रहे हैं हमारे बुद्धिजीवी, जिन्हें लेखक, कवि, पत्रकार, समाज सेवी की सम्मानित उपाधि समाज ने दे रखी है, जो शब्दों के जन्मदाता हैं, जो शब्दों से खिलवाड़ करते हैं? मगर क्या उन्होंने इन संबंधों के लिए कोई त्याग किया है? नैना, सच मानो, किसी ने कुछ नहीं किया है, केवल दिमाग को पालने, मन को मारने के सिवा। मेरा तो अटूट विश्वास है कि इंसान को मन की बात माननी चाहिए। संवेदना से बढ़कर सुंदर इस संसार में कुछ भी नहीं है, और यह शातिर दिमाग जाने कब से उसको तबाह करने की योजनाएं बनाता आया है। कितनी तरह के नियंत्रण, कितनी संख्या में कारागार, अनेक तरह के अत्याचार हुए हैं इस पर। देखो नैना, इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, मगर क्या कोई कैद कर पाया है भावना को? क्या वास्तव में किसी ने उसकी हत्या की है? नहीं नहीं, बस शोषण के बलबूते पर इंसान एक दूसरे का दोहन कर रहे हैं। नहीं जानते वे मूर्ख के नर नारी संबंध संसार का सबसे सर्वोत्तम संबंध है। काश कोई इस संबंध को जीने का सही फॉर्मूला ढूंढ पाता और उसको घर घर बांट सकता। काश। रविभूषण की आवाज़ गहरी होते अंत में आकर भर्रा गई। नैनों को लगा कि रवि रो रहे हैं। उसका दिल भी भर आया। बांध से रुके आंसू बेकरार हो गालों पर लुढ़क आए। उसकी सिसकियां सुन रविभूषण ने चुम्बन लेना शुरू कर दिया। आवाज़ द्वारा स्पर्श की यह भूमिका नैना को और भावुक बना गई। सारी जिंदगी का दुख मोम बनकर पिघलने लगा। जब क्षमा पिघलकर खामोश हो गई तो रवि का स्वर फूटा, नैना, तुम्हारे पास होता तो ये सारे आंसू पी जाता। आंखों में आए पानी को मैं बहुत पवित्र मानता हूँ, उसको संभाल कर रखो। मेरा दरवाज़ा खुला है, जब चाहो आ जाओ नैना। नहाते हुए नैना ने अपने सरापे को निहारा। बदन का हर अंग जैसे उत्सव मनाने की चाहत में सरशार लगा। मन बार बार भटक जाता था। अभी तक रविभूषण ने उसके गालों पर चुम्बनों के फूल नहीं खिलाए थे, मगर इस बार रात को हवा में तैराए गए सारे लाल गुलाब उसके चेहरे पर खिलेंगे। जब वह हमेशा के लिए रवि के साथ होगी, तब वह अनुभव कैसा होगा? उसने पिछले कई वर्षों से किसी का चुम्बन नहीं लिया है, न पति का, न बेटों का। पति के संग उसके संबंध अलग तरह से पनपे थे, जिसमें बिस्तर लगभग गायब हो गया था, और जिम्मेदारी, परिवार, काम, भविष्य की समस्याओं ने उसकी जगह ले ली थी।
वह मर्द के स्पर्श से बेगाना एक बैरागी जीवन व्यतीत कर रही थी, जहाँ पति को उसके स्पर्श की चाहत की जगह मरीजों की चिंता ज़्यादा सताने लगी थी। यह सब कुछ धीरे धीरे घटा था, मगर आज का यथार्थ यही था कि मधु की बूंद की तरह मीठा प्यार शब्द व्यावहारिक रूप से उसकी धरती छोड़ चुका था। कानपुर के मरीज की मौत ने कई तरह के सवाल नरेंद्र के लिए उठा दिए थे, जिनका जवाब उनसे मांगा जा रहा था। यह सब कुछ उनसे जलने वाले करा रहे थे, यह सबको पता था, मगर बात तो उठ ही गई थी। नरेंद्र इन दिनों बहुत परेशान था। उसको किसी अपने की ज़रूरत थी जो उसका हाल सुन उससे सच्ची हमदर्दी जता सकता। बच्चे दूर थे, नैना बुरी तरह से खफा थी। वह सुकून की तलाश में अक्सर दोस्तों के पास चला जाता और जब घर लौटता नैना फ़ोन में डूबी होती। वह परेशान सा शराब की बोतल खोलता और अकेले ही पीना शुरू कर देता, फिर धुत सा सोफे पर सो जाता था। सेलुलर जेब में पड़ा बजता रहता। यह कैफियत भी ज़्यादा दिन नहीं चली। उसको किसी कॉन्फ्रेंस का बुलावा आ मिला, जिसने उपद्रव को जहाँ शांत किया वहीं पर उसकी खोई प्रतिष्ठा भी उसे वापस मिल गई। चूँकि कॉन्फ्रेंस को लेकर रोज खबरें पत्रों में होती और भारत से प्रतिनिधित्व करने वाले केवल डॉक्टर नरेंद्र कुमार थे, सो माहौल बदलते देर नहीं लगी। नैना हमेशा के लिए घर छोड़ने का प्लान बना चुकी थी। उसको नरेंद्र से कोई मतलब न था। पिछले 2 हफ्तों से उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। अपना ऑफिस वह फिलहाल अपने असिस्टेंट के हवाले कर चुकी थी, जिससे कहा सिर्फ इतना था कि वह महीने भर के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में बम्बई जा रही है। यही बात नौकरों को कहते हुए उसने नरेंद्र को सुनाई थी। बैंक जाकर लॉकर से उसने वह सारे जेवर छांट कर निकाले थे जो उसको मायके से मिले थे और स्वयं खरीदे थे। चेकबुक उसने पर्स में डाली और महीने भर का राशन पानी का इंतजाम किया। आए हुए बिल जमा करवाए। वह सब काम किया जो उसकी आज तक की ड्यूटी में शामिल था। जब यह सब कर चुकी तो उसने अपनी सीट बुक कराई और अटैची में कपड़े सजाने लगी। नरेंद्र जा चुका था। हफ्ते भर बाद उसको लौटना था। उसकी भी ज़रूरी चीज़ें उसने पूरी की और 1-2 लोगों से ज़रूरी मुलाकात के लिए चल पड़ी। रात को रवि भूषण का फ़ोन आया तो उसने बताया कि वह कल सुबह की फ़्लाइट से आ रही है। फ़्लाइट नंबर और एयरलाइंस का नाम रवि भूषण ने नोट कर लिया। रवि भूषण ने फ़ोन काटकर शायद किसी को इत्तला दी, फिर मिलाया और लंबी बातों का सिलसिला चल पड़ा। 2 बजे के लगभग बात खत्म हुई। फ़ोन रखकर नैना बिस्तर पर पैर फैलाकर लेट गई। यादों का काफिला घर के कोने से निकलकर उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। शादी के आरंभ के दिन, बच्चों की पैदाइश, सास ससुर का बुढ़ापा, बीमारी, फिर मौत, मायके का घर, भाई बहनों की मौत और अपने काम में जुड़े लोगों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। एकाएक ख्याल कौंधा, क्या बच्चे इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? शायद वे मुझसे घृणा करने लगें, अपने डैडी से उन्हें ज़्यादा हमदर्दी हो और वे नरेंद्र की उस मित्रता को एकदम भूल जाएं जो बड़े जोर शोर से अपनी जूनियर डॉक्टर से हुई थी। तब घर में तनाव ही तनाव था। उस लड़की का विवाह माँ बाप ने अगर न करा दिया होता तो आज वह मुसीबत इस घर को बांट देती। तब तो बच्चे छोटे थे, 11 और 13 साल के। वह भी काम नहीं करती थी। तब भविष्य किसी अंधकार में गुफा की तरह डराता था। सहेलियों की हिम्मत दिलाने पर उसने पुरानी डिग्री का सर्टिफिकेट किसी फाइल से निकाला था और किसी की सिफारिश पर छोटे मोटे बिजनेसमैन का ऑफिस डेकोरेट किया था। उसके बाद काम मिलता ही गया और घर में उसकी कैफियत और हैसियत हर दिन मजबूत होती चली गई। नरेंद्र को अपने संबंध टूटने का दुख था। वह लड़की कई बार नरेंद्र से मिलने भी आई। 2 साल बाद वे दोनों पति पत्नी सऊदी चले गए और नरेंद्र दिल को बहलाने के लिए काम में रमता चला गया। आज वे सारी बातें नैना को आक्रोश से नहीं भर रही थीं, बल्कि उसको संतोष भरा विश्वास दे रही थीं कि उसने अपना गृहस्थाश्रम बखूबी निभाया। बेटे विवाह शायद वहीं करें और बस भी जाएंगे। उनमें भौतिक दौड़ की गर्मी और रिश्तों का ठंडापन उसने बराबर महसूस किया। मगर वह कर भी क्या सकती है? जब इंसान बदल रहा हो, संवेदनाएं मूर्खता समझी जाने लगें, तब अपने बालों को रंग करते हुए एकाएक नैना के हाथ रुक गए। शंका का गर्म थपेड़ा फूलों भरे बाग में दाखिल होकर उससे पूछने लगा कि अगर यह सब कुछ छलावा साबित हुआ और अभी भी नरेंद्र की तरह निकला तो वह क्या करेगी? क्या तब वह अकेलापन सह पाएगी? इस उम्र में सम्मोहन का क्या कोई तर्क है? क्या वह वास्तविकता है जिसके आधार पर वह सब कुछ छोड़कर जा रही है? कहीं यह आवेग उसको यथार्थ के विरोध में तो नहीं खड़ा कर रहा है? प्रेम कहीं नहीं। नहीं, रवि भूषण एक जिम्मेदार इंसान है। उनकी उम्र भी अब गैर जरूरी हरकत करने की नहीं है।
फिर बम्बई में जवान औरतों की कमी थी तो वह मेरी तरफ आकर्षित हुए। यह आकर्षण वास्तव में पुराने जीवन की निराशा से उपजा भाव है, या फिर यूं कहा जाए कि एक फसल कट जाने के बाद दूसरे पौधे लगाने का समय है। जीवन तो निरंतरता का नाम है, तो फिर भावनाएं भी तो खिल सकती हैं बार बार। अपने नए सूट, सेंट, क्रीम अटैचीमेंट सलीके से रखकर जब उसने जिप लगाई तो एक बार फिर आशंका ने उसका दिल दहलाया कि नैना, यह ज्वार कहीं भाटा बनकर तुमको बर्बाद न कर दे। यूं पुराना छोड़कर नई की तरफ जाना, वह भी इस जल्दबाजी में, कहाँ की अक्लमंदी है। नैना ने मुड़ आईना देखा, अपनी आशंका को मुंह तोड़ जवाब दिया कि उम्र के इस मोड़ पर उसके पास साल ही कितने बचे हैं, सो वह सोचने में गंवा दे और बुढ़ापे को गले लगा ले। उम्र का यह दौर ढलती जवानी का जरूर है, मगर यह भी सच है कि हम अभी भी जवान हैं। इस जज्बे को संभालना ही चुनौती है, और आज का सच यही है कि रवि भूषण मेरे एहसास में उपजी एक सुगंध है जिसकी चाह मेरी आत्मा को है। पौ फट चुकी थी। उसने चाय बनाई, नहाई और रवि की पसंद के रंग वाले कपड़े पहने। सारी रात आंखों में कटी थी। आखिर गृहस्थाश्रम का अंतिम अध्याय आज खत्म होने वाला था, मगर नए सूरज ने उसको थकान की जगह उमंग दी। नैना को पता था कि नई जिंदगी की शुरुआत दिल के आईने में शुरू हो चुकी है, मगर उसकी कोई रूपरेखा व्यावहारिक रूप से सामने नहीं थी। उसको पता था कि रवि भूषण विवाहित है, उसके 3 बच्चे हैं, माता पिता का देहांत हो चुका है, इकलौती बहन ससुराल में खुश है। उस पर ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं बची है जो उसको जीवन में बाधा बनकर परेशान करे। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है, बेटा कैम्ब्रिज में अपनी विदेशी पत्नी के संग है, केवल छोटी बेटी इंटर कर रही है। अब बचा सवाल समाज का। उसका मुकाबला हर कदम पर हर तरह से नैना ने किया है। कभी प्रताड़ना मिली तो कभी सराहना। अब वह हर अंजाम के लिए तैयार है। हवाई जहाज कब उड़ा कब उतरा नैना न जान पाई। चौंकी तब जब सारे मुसाफिर अपना सामान निकालने लगे। नैना मंद मंद मुस्कुराती हुई उठी, जेवरों से भरा पर्स कंधे पर टांगा और अटैची किसी की मदद से उतरवाई। फिर उतरते मुसाफिरों के पीछे चलने लगी। घर से भागने का यह अंदाज पुराना होने के बावजूद कितना नया था। जब तजुर्बा आपके बालों में सफ़ेदी बनकर उभर रहा हो और आपके पैर किसी पुराने बरगद की तरह धरती में एक विशेष स्थान पर गहरे धंस चुके हों, तब सब कुछ नकार कर एक नई जिंदगी की बुनियाद डालना कितना अनोखा अनुभव है। जहाज की सीढ़ी उतरते हुए नैना को महसूस हुआ कि वह पिंजरे में कैद में न थी, जो आज बरसों बाद पंख फैलाकर सूरज की गर्मी को डैनों में भर हवा के डोले पर सवार फल फूलों से भरे बागानों की तरफ उड़ान भरने वाली है, जहाँ हरी पत्तियों वाली मोटी शाखों वाले दरख्त पर पड़े झूले में बैठ उसे केवल प्रेम गीत गाना होगा और राग उठाना होगा, जिसका आलाप जाने कब से उसने सीने में दबा रखा था। सामान लेकर जब वह बाहर निकली तो उसकी बेचैन आंखें रवि भूषण को तलाश करने में लग गईं। आसपास की भीड़ छटी तो वर्दी पहने ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ा और अदब से पूछा, नैना मेम साहब? हाँ साहब की मीटिंग थी, सुबह नहीं आ सके। सलाम कर उसने अटैची हाथ बढ़ाकर उठाई। नैना को हाथों में पकड़ा गुलाबी फूलों का गुच्छा कांटों से भरा गुलदस्ता लगा। आंखों में दिल के टूटने से पानी तैर गया। नया गुलाबी सूट, उसी रंग की लिपस्टिक, सफ़ेद मोतियों और गुलाबी नगों के जेवर, सारा साज श्रृंगार अर्थहीन हो उठा। दिल्ली से बम्बई तक का सारा रास्ता इसी पहली नज़र के इंतजार में बार बार पर से आईना निकालकर देखने में गुजारा था। तड़प के सुलगते अंगार दहकने के बाद एकाएक राख होने लगे। वह अपने आप को समझने लगी कि इतना आवेश ठीक नहीं। रवि भूषण एक व्यस्त आदमी है, उसके पास समय की कमी हो सकती है। आखिर जिंदगी की शुरुआत में ये कैसे नकारात्मक भाव उभर रहे हैं। यदि उनको नैना का ख्याल न होता तो वह कार क्यों भेजते। शिकवे शिकायत तो कम से कम बात के लिए रखे, मगर सारी समझदारी के तर्क मन की इच्छा के आगे निहत्थे हो उठे। जब वह हट से बार बार यह प्रश्न करता कि आज तो एक विशेष दिन था, माना कि वह अपने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो आधा घंटा देर से मीटिंग शुरू करने की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। मुझे नैना तुमसे सब कुछ चाहिए, बस तुम पूरे विश्वास से इस जमीन पर खड़ी रहो, मैं तुम्हारे पास हूँ। कई महीनों से अनुराग भरा आग्रह उन्हीं की तरफ से रहा था और परसों रात को सारा कार्यक्रम तय हुआ था। आज सुबह पहुंचने का फैसला हम दोनों ने ले लिया था। फिर उसने सर झटका, पर्स से आईना निकालकर चेहरा देखा। ताजगी रूखेपन में बदल रही थी। उसने अपने को संभाला
और ज़बरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाई ताकि रवि उदासी उसकी ताड़ न जाए। मैम साहब किधर जाना है? हवाई अड्डे की सड़क से निकल ड्राइवर ने मोड़ से पहले पूछा। किधर चलूं? यानी क्या मतलब? नैना ने पलक झपकाई, फिर धीरे से बोली, क्या साहब ने कुछ नहीं बताया? नहीं, बस इतना कहा था कि मैम साहब जहाँ जाना चाहें वहाँ पहुँचा देना और जहाँ ठहरें वहाँ का नंबर लेते आना ताकि मीटिंग के बाद मैं उनसे फ़ोन पर बात कर सकूं। ड्राइवर ने धीरे से कहा। मतलब? तय तो कुछ और हुआ था। क्या रवि सब कुछ भूल गए? मन ही मन नैना ने कहा और चकराई सी बैठी रही। किधर जाना है? ड्राइवर ने दोहराया। साहब के ऑफिस चलो। नैना के मुंह से निकला। कार सड़क पर तेजी से फिसलने लगी। चेहरे पर तना खुशी का शामियाना धीरे धीरे उतरने लगा। वहाँ चिंता प्रश्न बनकर उभर आई। कहीं रवि की धर्म पत्नी ने तो कोई फसाद नहीं खड़ा कर दिया? मैं इस शहर में कहाँ ठहरने जाऊं? 2 बार आई तो ठहरने का इंतजाम बुलाने वालों ने किया था। इस बार बुलावा रवि की तरफ से था। उसने साफ शब्दों में कहा था, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पिछली बार तुम्हारा स्टे कम रहा, मगर इस बार ताजमहल होटल में एक स्वीट बुक करवा दूंगा। उसको फूलों से सजवा दूंगा ताकि उनकी उपस्थिति में हम कई दिनों तक एक दूसरे की बाहों में बेहोश रहें। फिर देखेंगे कि ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब रात दिन हमारी मुट्ठी में है। तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जानती हो, मेरे 2 दिल हैं, एक में तुम मौजूद हो और दूसरे में मेरा प्रोफेशन। मीठी बातों की याद से नैना के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। फिर दूसरे ही लम्हे वह कार रुकने से चौंक पड़ी। फीके चेहरे पर खुशी की तह जमाने की नाकाम कोशिश करती हुई नैना कार से नीचे उतरी। मन में रवि का कमरा देखने की जिज्ञासा उभरी। जब तब वह अपने कमरे को घर कहकर नैना को वहां रहने की दावत देता था। उसका कहना था कि मुझे घर से ज़्यादा अपने ऑफिस में सुकून मिलता है, वहाँ मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। इसलिए नैना को अपने घर में पहला कदम रखना था। ड्राइवर के पीछे पीछे 11वें फ्लोर पर नैना लिफ्ट से पहुंची। रवि का ऑफिस शानदार था। चौकोर कमरे में 2 लोग सिर झुकाए लैंप के नीचे काम कर रहे थे। कई रंगों के फ़ोन के पीछे काउंटर पर एक जवान लड़की बैठी थी। उसने नैना को देखकर नजरें उठाईं। यस मैम, मुझे रवि भूषण जी से मिलना है। किस सिलसिले से? योर गुड नेम प्लीज़। लड़की ने डायरी के पन्ने पलटते हुए पूछा। नैना। एक तीखा अपमान बोध नैना को हुआ, मगर नाम तो बताना था। सॉरी मैम, आज सर से आपकी मुलाकात का कोई समय दर्ज नहीं है। वह साहब आपको लेने भेजा था, ड्राइवर ने कहा। ओह, तो ऐसे बोलो ना। इतना कहकर लड़की ने दूसरे कमरे का दरवाज़ा लपक कर खोला और बेहद विनीत भाव से बोली, सॉरी मैम, प्लीज़ आइए। रात को सर ने फ़ोन करके बताया था। गाड़ी ठीक समय पर आपको लेने पहुंच गई थी ना? हाँ, ड्राइवर पहुंच गया था। रवि कब तक मीटिंग से लौटेंगे? नैना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सर का फ़ोन आया था, अभी वह मीटिंग से साइट पर जाएंगे, फिर ऑफिस दोपहर तक लौटेंगे। ओहो, उनको याद था कि मैं आ रही हूँ। दुख में नैना के मुंह से निकला। जी? चौंक कर लड़की ने नैना को देखा। कुछ नहीं, नैना संभल कर बोली। इधर बाथरूम है, आप फ्रेश हो लें, मैं कॉफ़ी भिजवाती हूँ। इतना कहकर वह लड़की कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर अटैची लेकर अंदर दाखिल हुआ और कोने में रखकर चला गया। फिर एक अधेड़ मर्द हाथ में शीट लिए दाखिल हुआ और गौर से नैना को देख बिना विश किए हुए उसको मेज पर रखकर बाहर निकल गया। नैना को उसका यूं देखना खल गया। उसका मूड खराब था, मगर इतना नहीं कि वह वातावरण में फैली जिज्ञासा को सूंघ नहीं सकती थी। वह उठकर बाथरूम में गई, बाल ठीक कर होठों पर नई परत लिपस्टिक की जमाई, फिर बाहर आकर कमरे का जायजा लिया। रवि भूषण की बड़ी सी मेज के पीछे उफनते समुंदर की पेंटिंग लगी थी। बाईं तरफ रोल किए हुए कागजों का ढेर था। मेज पर ऊपर से लटकता लैंप और 2 टेलीफोन। मेज के पीछे रखी नीली ऊंची सीट वाली कुर्सी। तो यहाँ बैठकर रवि भूषण फ़ोन करते होंगे। सुनो नैना, मेरा कोई भावनात्मक जुड़ाव पत्नी से नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की, मगर वह खुशबू जिसकी मुझे तलाश थी हमारे बीच कभी नहीं फैली। क्या एक इंसान सामाजिक बंधन से बंद सारी जिंदगी तड़पता छटपटाता रहे और अपने लिए कोई लम्हा उधार न ले सके?
दरवाज़ा खुला, नैना ने नज़र उठाई। कॉफ़ी और सैंडविच की ट्रे लेकर लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेज़ पर रख कर जाने लगा। तभी वह लड़की अंदर दाखिल हुई। सॉरी मैम, आपको अकेला छोड़ दिया था। मेरा नाम रोज़ी है। आप कॉफ़ी लें? हमारे ऑफिस की कॉफ़ी पूरे 15 माले में मशहूर है। कहते हुए रोज़ी ने कॉफ़ी आगे बढ़ाई। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, रवीज़ एसोसिएट जी सर। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने रात को कब बात की थी? 11:30 बजे। सॉरी सर, मुझे रात की बातों की कोई सूचना नहीं रहती। यदि आप चाहें तो 2 बजे फ़ोन कर लें। इतना कहकर रोजी ने लंबी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए फ़ोन रख दिया। नैना का मन हुआ कि उसके चेहरे पर उभरे अजीब से भाव और आंखों में उभरी परेशानी देखकर पूछे कि क्या हुआ, मगर फिर सोचा कि भले ही वह रवि के नज़दीक है, मगर यह तो उसका ऑफिस है। उसको चिंता व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए उसको रवि भूषण का आक्रोश में भरा स्वर याद आया। एक एक को मैं देख लूँगा। समाज के ठेकेदारों को एक दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें कि अपमान बड़ा होता है या शोषण। किसी एक अवस्था में जीना बेहतर होता है या सब कुछ नकारते चले जाना। सच्चाई को स्वीकार करने से डरना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ऊपर लांछन लगाना बहुत बड़ा मानवीय कारनामा नहीं है। फिर हिम्मत है तो सामने आओ ना। इस तरह का वार्तालाप वह किसको संबोधित करके करता था, नैना समझ नहीं पाती थी। इतना जरूर जानती थी कि रवि भूषण के अंदर कहीं जहर से बुझा आहत परिंदा कैद है। जब तब उसका उद्गार निकलता रहता है। उसका यह अंदाज जिसमें भटकन भी थी और ठहराव भी, आज़ादी भी थी और विस्तार भी, परंपरागत पुरुषों एवं नए सांचे में ढले मर्दों से वह अलग था। कुछ था जरूर। एक तेज झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और एकाएक 6 फुट लंबे रवि भूषण अंदर दाखिल हुए। होठों में सिगरेट थी, आंखें धुएं से अधमुती थीं, जिनको जरा तिरछी करके उसने सोफे पर बैठी नैना को ताका और पास रखी गुलदान की ऊंची मेज पर रखी एस्ट्रे में सिगरेट बुझाया। फिर बड़ी शालीनता से दोनों हाथ जोड़कर नैना को नमस्ते किया। बड़ी अदा से थोड़ा झुककर पूछा, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जी नहीं। नैना का चेहरा लाल पड़ गया। ठहरी कहाँ है इस बार? अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसने नैना से पूछा। क्या आपको याद नहीं कल रात आपने? नैना ने गुस्सा पीते हुए हैरत से पूछा। दरअसल मुझे रात की सारी बातें याद नहीं रहती हैं। आप कह रही हैं तो यकीन करता हूँ। मैंने ज़रूर कुछ कहा होगा। रवि भूषण कह कहा लगा कर बोले। यस सर। रोजी घंटी की आवाज़ पर हाजिर थी। लंच का टाइम हो रहा है, रवि भूषण ने कहा। जी सर, मैं ऑर्डर देती हूँ, कहकर रोजी मुड़ी। हाँ, ज़रा बताइए तो मैंने क्या कहा था? पीने के बाद दरअसल मेरे जहन की सारी खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। अक्सर दोस्त बताते हैं कि उस समय बोलते बोलते मैं बहुत मार्के की बात कह जाता हूँ। जी? नैना को लगा रवि उसको छेड़ रहा है। कभी कभी फैंटेसी में रहना अच्छा लगता है। जो असलियत में ना हो उसको गढ़ना क्या सृजन नहीं है? मानिए चाहे ना मानिए, इस सारे तामझाम के बावजूद हमारा काम बहुत रूखा सूखा है और मैं अब इन समानांतर रेखाओं और वृत्ताकार लकीरों के बीच घुटने लगा हूँ। हमारा पेशा है तो बड़ा अमीर, मगर सच तो यह है कि हमारे पेशे में बड़ी गरीब लोग हैं। आप समझ रही हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? सोच की विपन्नताओं और दिल की दरिद्रता की तरफ। आप पीते हैं? मैं किसी से कुछ छिपाता नहीं हूँ। अपने को असहज स्थितियों से सहज बनाए रखने के लिए अक्सर लोगों को गैर जरूरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अपनी धुन में रवि भूषण आज दिन में कुछ ज़्यादा बोल रहा था। आपने रात को जो बातें की थी वह सारी की सारी नशे की कैफियत में की थी। वे वादे, वे। नैना की सांसें उखड़ने लगीं। जरूर किए होंगे। अक्सर नशे की नोक झोंक में बड़े बड़े प्लान डिस्कस कर जाता हूँ, पूरी बारीकी के साथ, मगर जब क्लाइंट आता है तो यकीन करें मुझे कुछ याद नहीं रहता है। रवि ने मासूमियत से कहा। मुझे बुलाना भी नहीं, और वह ताजमहल भी नहीं। नैना के जहन में बना ताजमहल जगमगाने सा लगा। ताजमहल? क्या उसको बनाने की कोई बात आपसे कर डाली? माय गुडनेस, आई एम रियली जीनियस। मगर मैं उस्ताद मोहम्मद मूसा की तरह हाथ कटवाना नहीं पसंद करूँगा। रवि भूषण कह कहा मारकर हंस पड़े। नैना के दिमाग में कोयले का इंजन पूरे वेग से धुआं फैलाता, सीटी देता गुजरने लगा। उसकी आंखें जलने लगीं। उसने कांपते हुए होठों से पूछा,
मुझसे बात करना तो याद है या वह भी भूल गए? बिल्कुल याद है जनाब, मैं रोज़ आपकी खैरियत लेने के लिए दिल्ली फ़ोन करता हूँ, मगर बातों की दिशा किस ओर बढ़ जाती है वह सब मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे छानबीन की आदत नहीं है, तो भी मैंने आपसे कोई गैर ज़रूरी बात कह दी हो तो मुझे क्षमा करें। मैं बदतमीज़ आदमी हूँ, मगर मेरी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं। यह रुमाल लें प्लीज़, अपने को संभालें। मैं ठीक हूँ। नैना ने आंसू पोंछे। मन हो तो हम कहीं और चल कर बैठते हैं। लीजिए, खाना आ गया। सर, आपने सुबह ब्लड प्रेशर की दवा ली थी? रोजी ने धीरे से पूछा। नहीं। रवि भूषण को अपनी उत्तेजना का भेद समझ में आ गया। सर, आपका फ़ोन। रोजी ने बजते फ़ोन को उठाया। हेलो माय स्वीट हार्ट, बोलो। मुझे याद नहीं, खैर अभी दिल्ली से मेरी क्लाइंट आई हैं, मैं निकल नहीं पाऊँगा। तो मम्मी के साथ हो? ओह सॉरी। सर, आपकी मीटिंग 5 बजे लीला में मिस्टर ब्रिजेश मैदान के साथ है। फिर 7 बजे आपको नाज जाना होगा, जहाँ सेमिनार के बाद डिनर भी है। ठीक है नैना जी, आप खाना लें। कहते हुए रवि भूषण आकर नैना के पास सोफे पर बैठ गए। नैना ने नज़रें उठाकर रवि के चेहरे को ताका। क्या सचमुच रवि गंभीर हैं? वो मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं? तो फिर क्या पिछले 11 माह से होती बातें झूठ थी? इतना लंबा झूठ किसी वृत्तांत की तरह कैसे कोई हर रात बोल सकता है? क्या मौखिक शब्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या वह मुंह से निकलते ही हवा में विलीन हो जाते हैं? कैसे विश्वास कर लूं कि उन शब्दों में रस नहीं था, भाव नहीं थे, निष्ठा नहीं थी? माना कि वे लिखित नहीं थे, मगर उन्होंने मुझे पूरा संसार दिया था। नैना कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सोना चाहने पर भी उसने प्लेट में खाना निकाला। ऑफिस के बाकी लोग लगातार कमरे में आ जा रहे थे, कुछ रख उठा रहे थे। रोजी पास ही खड़ी थी। आप ठहरी कहाँ हैं? ओह सॉरी, जहाँ भी ठहरना चाहें, मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। कार आप अपने साथ रख सकती हैं। ड्राइवर को फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, मैं इजाज़त चाहूँगा। हाँ रोजी, तुम मैम के साथ रहना, उन्हें कोई तकलीफ़ न हो। मुलाकात होगी कल। रवि ने बड़ी सी अटैची पर नज़र डालते हुए नैपकिन से हाथ पोंछा और उठ खड़े हुए। नैना ने बड़ी बेबसी से उन्हें जाते देखा। उसकी आंखों में आंसू गालों पर बह निकले। अपमान की शिद्दत ने उसके सारे बांध तोड़ दिए। मैम, रोजी ने घबराकर दरवाज़ा लॉक किया। आप अपने को संभालें मैम। सर को रात की बातें याद नहीं रहती, आप विश्वास करें। अक्सर लोग सर की इस आदत से परेशान हैं, और हम ऑफिस वाले भी। यूं ना रोएं मैम। रोजी बौखलाई परेशान सी नैना के पास खड़ी दिलासा देती रही। मैं ठीक हूँ, नैना ने अपने को संभालते हुए कहा। सर एक अच्छे इंसान है, वरना मैं कब का उनका काम छोड़ देती। मगर जब ऐसी दुर्घटना घटती है तो अक्सर यह सवाल मैं अपने आप से करती हूँ, क्या सचमुच सर एक ईमानदार संवेदनशील व्यक्ति हैं या फिर मानसिक रोगी? नैना अपने को संभालने के लिए बाथरूम गई। जब जी भरकर रो चुकी तो मुंह हाथ धोकर बाहर निकली। रोजी से नज़रें बचाते हुए उसने दीवार पर लगी तस्वीरें देखना शुरू कर दिया। इस ग्रुप फोटोग्राफ में कौन कौन है? एकाएक अपनी जगह से उठकर नैना बोली। उसको रोजी का अपनी ज़िंदगी में झांकना जाने क्यों बुरा लग रहा था। सर के स्टूडेंट की है यह लड़की? नैना ने गौर से देखा। यह सरला जी हैं। आप जब ऑफिस में दाखिल हुई तो निजाम साहब समझे सरला जी आई हैं। आप उनसे बहुत मिलती हैं, वह बता रहे थे। अब कहाँ हैं? नैना का दिमाग जाग उठा। शादी के बाद पता नहीं कहाँ चली गई। सुना सर और सरला जी विवाह करना चाहते थे, मगर रोजी ने धीरे से कहा। सब कुछ कितना उलझ गया है। नैना ने धीरे से कहा। सर काम में ईमानदार हैं, इसलिए लगातार कठिनाइयों का सामना करते हैं। फिर भी उनको बहुत सब कुछ नहीं मिला जो वह चाहते हैं, इसीलिए कभी कभी बहुत तल्ख हो जाते हैं। हो सके तो उन्हें माफ़ कर दें मैम। रोजी की आंखों में याचना थी। नैना वापस आकर सोफे पर बैठ गई। उसके साथ क्या घट गया ये रोजी नहीं जानती। वह ईंट गारा बेजान नक्शे और इंसान के अंदर की दुनिया का ढहना वह नहीं जानती। अभी वह बहुत छोटी है। वीरानी की खंडहर होती इमारतों को वह नहीं समझ सकती है। मेरी टूटन का हिसाब वह नहीं लगा सकती। अब मुझे चलना चाहिए। रात की या शाम की फ़्लाइट में बुकिंग मिल सकती है? सहज होकर नैना ने पूछा। श्योर मैम। तो आप रुकेंगी नहीं? मेरा आज ही लौटना ज़रूरी है। नैना हल्के से मुस्कराई। ओके मैम। रोजी के चेहरे पर आहत सी उभरी। सुबह नैना को लगा कि वह लंबी बीमारी के बाद उठी है।
बाथरूम जाकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया। सर का दर्द अभी बाकी था। चाय पीते हुए उसकी नज़र नरेंद्र और बेटों की तस्वीर पर पड़ी। वे तीनों उसको अजनबी से लगे। इनसे कटकर वह पानी के जिस जहाज पर बैठी थी, उसने पता नहीं किस निर्जन द्वीप पर लाकर उसको पटका था। वह खाली नज़रों से टकटकी बांधे फ़ोन को देख रही थी। मन में आक्रोश बवंडर उठ रहा था कि फ़ोन को पटक दे, अपना सर दीवार पर मार ले। कनपट्टी के पास तपकन अब टीसों में बदल रही थी। टीसों के साथ उसके अंदर का उबाल भी पल पल बढ़ रहा था। नरेंद्र हफ्ते भर के लिए गया था। घर के नौकर मालकिन की यूं लौटने से मन ही मन खिन्न थे। दोपहर तक वे कमरे के आसपास चक्कर लगाते रहे कि नाश्ते खाने के लिए कुछ कहें। एक ने हिम्मत कर कमरे में झांका भी, मगर नैना को लेटा देखकर वह लौट गया। सभी परेशान थे कि न डॉक्टर आ रहा है न दवा, वरना मैम साहब जरा सी छींक भी सहन नहीं कर सकती थी। नैना सारी चीज़ों से बेखबर पीड़ा के संसार में डूबती जा रही थी। निराशा अपमान भरे दुख के साथ मिलकर उसकी मांसपेशियों में उत्तेजना भर रही थी। उसके अंदर सांस लेती औरत किसी तूफान की तरह तड़प रही थी। मोहब्बत के बिना यूँ जिंदगी जीने का मकसद? क्या आप कोई भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा? ऐसा प्यार जो दो लोगों के बीच हुई जवान बात का संदर्भ तलाश कर सके, जो शताब्दियों के गुजर जाने के बाद किसी कलाकृति में डूब अमर हो जाए, किसी पुस्तक के खुले पन्नों पर सदा के लिए दर्ज हो सके, या फिर सिर्फ इतना ही कि वह किसी दो इंसानों के दिलों में पल भर के लिए ही पूरी ईमानदारी के साथ जिंदा रह सके। शाम का धुंधलका कमरे में दाखिल हो चुका था। नैना को उठने की सुध न थी कि बत्ती जलाती। कुछ देर पहले नौकर आया था। चाय की प्याली वैसे ही मेज पर पड़ी थी। उसके कानों में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। ऐसी ही गूंज और सनसनाहट उसको तब महसूस हुई थी जब उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था। पेट के अर्धचंद्राकार कटाव के बाद यूट्रस खो चुकी थी। तब गहरी बेहोशी से निकलते हुए महसूस हुआ था कि भारी पत्थर उसके पेट पर रखा है। 2 माह आराम करने के बाद जब वह ऑफिस जाने के काबिल हुई तो लेडी डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि डॉक्टर नरेंद्र, इसके बाद औरतें आहत और संवेदनशील हो जाती हैं, मूड में फ़र्क आता है, इसलिए आपको कुछ खास ध्यान अपनी श्रीमती का रखना होगा। इन्हें ज़्यादा संभालने की ज़रूरत होगी, इसलिए गुस्से और निराशा के समय आप इनकी विशेष देखरेख करें। वैसे तो आप सफल डॉक्टर हैं, सारी पेचीदगियों के बारे में आपको मालूम है, आपसे ज़्यादा क्या कहना। मैम साहब, डॉक्टर को फ़ोन कर दूं? अस्पताल से कोई आ जाएगा? नौकर बर्तन उठाते हुए बोला। नहीं। डूबती आवाज़ उभरी। कमरे में रोशनी थी। नैना के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। घड़ी की टिक टिक उसके सर पर हथौड़े बरसा रही थी। तभी फ़ोन की घंटी हमेशा की तरह ठीक 10 बजे घनघना उठी। बिना सोचे आदत के मुताबिक नैना का हाथ आगे बढ़ गया। क्या सो गई थी? नहीं। नैना का पूरा वजूद जल उठा। मुझे अगले हफ्ते इटली जाना है। इस बार तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। अरसे से आराम करने की सोच रहा हूँ। इस बार हमारा हनीमून भी हो जाएगा। सुन रही हो ना? फिर बात रोककर चुम्बनों की दीप शिखाएं। नैना का जख्मों से भरा वजूद इस ज्वार लहरी से थर्रा उठा। शब्दों का ये कैसा सम्मोहन है जो उसको फिर अपनी ओर खींच रहा है। फिर वही सब कुछ। घबरा कर उसने फ़ोन रख दिया। नहीं नहीं, अब यह सब फिर से दोहराना बेकार है। कितनी पीड़ा सही है, मगर इन शब्दों से दूर रहने का संताप जो वह सहेगी, उसका विकल्प क्या होगा? यदि हर सच में अंत में झूठ साबित होकर रह जाता है, तो फिर इस झूठ को सच क्यों नहीं मान लेती है? आखिर वह भी तो यथार्थ का एक चेहरा है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। तुम बहुत सुंदर नारी हो, मेरी तन्हा जिंदगी में एक दीप की तरह जो कभी नहीं बुझ सकता। मेरी विश्वास की ज़मीन बहुत पुख्ता है, मेरा यकीन करो। नैना की कनपट्टी के पास पीड़ा का खिंचाव बढ़ा और अभिभूषण की जानलेवा आवाज़ के साथ नैना आहिस्ता आहिस्ता ताजमहल के आंगन में दाखिल हो गई। सारे प्रश्नों को पीछे छोड़कर संगमरमर की जालीदार खिड़की से वो यमुना को चांद की रोशनी में बहता देखती रही, जहाँ रेत की स्थिरता और जल का बहाव जाने कब से साथ साथ था। सुन रही हो ना? कुछ तो बोलो। कब चल रही हो? आओ, मेरा विश्वास करो। नैना के दिमाग में रविभूषण की पुख्ता जमीन गोल गोल घूमने लगी। हाथ से टेलीफोन फिसल गया और नाक के नथनों से तेज बहता खून उसके गले को तर करता कपड़े भिगोने लगा। नैना की सांसों का सरगम धीमा पड़ने लगा। फ़ोन पर शब्द घनघनाते रहे, जैसे कहना चाह रहे हो कि मेरा यकीन करो, मेरे विश्वास की ज़मीन बहुत पुख्ता है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ।
आओ, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। नैना, कुछ तो बोलो। नैना मुमताज की कब्र में दाखिल हो गई। दोस्तों, भी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी दूसरा ताजमहल। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।